एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा था, हम लोगों ने अपने ईएमआई वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड बिफोर बिगनिंग आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है एंड चैप्टर प्रॉपर्ली रिवाइज करा है। अगर आप नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी है, बिकॉज जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है घूम फिर कर मोस्टली हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। जैसे इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर का नाम ही है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि इंडक्शन किस फॉर्म में, मतलब कैसे होगा, इंडक्शन होने की पोलैरिटी कैसी होगी। जैसे अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या फिर करंट इंड्यूस अगर हो रहा है तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दैट टू सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों सोलेनॉइड वाला जो सिनेरियो है, सोलेनॉइड वाले केस के लिए दोनों ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेंज लॉ जो कि पोलैरिटी में हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, वो लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वन शॉट वीडियो ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच आर बीइंग अपलोडेड स्लोली एंड स्टडीली ऑन द चैनल। Let's start with our today's video. So पहले 6 क्वेश्चंस MCQ 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज। एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट हीट हो रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है हीटिंग का क्या क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहली चीज जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ी थी, क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, मेटेलिक कंडक्टर के किसी भी कंडक्टर के थ्रू आप कभी भी करंट फ्लो कराओगे तो वो कंडक्टर करंट कंडक्ट करेगा और वो कंडक्टर हीट होगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या बताया था, H = I²RT, यानी कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी रजिस्टर के थ्रू तो वो हीट होगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या बोली है, अ डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द प्लेट। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस हमको ध्यान से पढ़ने हैं। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, एक वर्ड होगा मे बी, एक होगा कैन बी, एक होगा विल, एक होगा इज, ऐसे। मतलब अब थोड़े से इंग्लिश समझनी है। मे बी का मतलब क्या है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। कैन बी का मतलब है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। विल और इज का मतलब क्या है कि हमेशा, जैसे आपको बोला कि करंट फ्लो हो ही रहा है, करंट ये वाला, इस चीज को हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं नहीं, वो आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। अब ऊपर ही बोल दिया इट कैन बी बिकॉज, ये क्यों, किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है कैन बी। तो डायरेक्ट करंट फ्लो करे तो डायरेक्ट करंट की वजह से बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है, प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखने से मेटल प्लेट को क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। तो हमने पढ़ा है ईएमएफ इंड्यूस होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, कभी कभी एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये वैसे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से डिलीट हो गया, बोर्ड के सिलेबस से, बट एडी करंट्स पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडी करंट क्या होता है, जो भी वेस्ट करंट इंड्यूस होता है, क्योंकि मेटालिक बॉडी का एरिया बड़ा होता है जिसमें इंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मतलब जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो एरिया क्योंकि बड़ा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसलिए इस बड़े एरिया और कम रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर करंट, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं जिनको हम एडी करंट कहते हैं। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल इंड्यूस हो सकता है करंट। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि स्पेस वेरिंग नहीं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ईएमआई होता है, मतलब आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। फोर्थ ऑप्शन, करंट आइदर डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ए, बी एंड डी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। मतलब आपके पास एक कॉइल है, इसको आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है, बट इसके अंदर इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो आपसे पूछा है ईएमएफ प्रोड्यूस होने के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन क्या बोला है, कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल हो सकता है, जैसा हमने अभी डिस्कस करा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, या फिर मतलब ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज हो लिंक टू दैट पर्टिकुलर कॉइल। फ्लक्स चेंज करने के लिए फ्लक्स कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर बी ए कॉस थीटा।
तो फ्लक्स चेंज कराने के लिए यानी ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए तीन चीजें चाहिए, या तो बी चेंज हो रहा हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, या फिर एरिया चेंज हो रहा हो, दोनों चेंज हो रहे हो तो भी होगा, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा हो। तीनों में से कोई भी सिनेरियो होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसलिए हो सकता है। कॉयल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। कॉयल अगर मूव कर रही है तो आपका जो थीटा है और मतलब क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कॉयल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। कॉयल मूव कर रही है आगे पीछे तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, क्योंकि अगर आप कॉयल टू एंड फ्रो मूव कर रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो कॉयल के पास थ्रू जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया। तो कॉयल क्योंकि अगर मूव कर रही है तो उसके थ्रू पासिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी कि फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है मोशन की वजह से, तो तब भी हो सकता है। कॉयल स्टेशनरी इन एक्सटर्नली स्पेशल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर अभी ये लिखा होता कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल स्टेशनरी है तो आंसर यस होता, बट क्योंकि फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉयल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉयल 2। आपको बोला है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है कॉयल 1 2 की। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने एनसीईआरटी का वाला पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम एक डेरिवेशन करते थे, जैसे सोलेनॉइड्स के लिए करते थे कि हमने एक सोलेनॉइड को ऐसे रखा है, दूसरा सोलेनॉइड हमने यहाँ पे ऐसे रखा है। इन दोनों सोलेनॉइड्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता था। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो जब हम एक बार M12 डिराइव करते थे तो फॉर्मूला आता था म्यू0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय L। हम ये लेते थे कि दोनों सोलेनॉइड्स का एरिया दोनों सोलेनॉइड्स का एरिया अलग अलग है बट उनकी लेंथ सेम है, इसलिए हम R1 बोल रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी है, कॉयल 1 की है विद रिस्पेक्ट टू 2, इसलिए कॉयल 1 का रेडियस ले रहे हैं R1। फिर हमने दूसरी डेरिवेशन की थी M21 की। M21 के लिए भी फॉर्मूला सेम ही आया था म्यू0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय L। तो पहली चीज तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 की 2 के रिस्पेक्ट में देखो या 2 की 1 के रिस्पेक्ट में देखो, सेम आता है आंसर। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप फॉर्मूले से देखें तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियर। तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी ज्यादा क्लोज आप दो कॉइल्स को रखोगे, जितना ज्यादा कॉइल्स क्लोज होंगी उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उन दोनों कॉइल्स के अंदर। इसको कैसे समझना है, कॉइल जितनी ज्यादा पास है एक दूसरे के उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा उन दोनों का आपस में। एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, तो ये पहली वाली जो कॉइल है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल तक पहुंच रही हैं, अगर ये दूर दूर है तो वो कम होंगी। अगर मैं दोनों कॉइल्स को पास पास ले आऊं तो जो पहली कॉइल है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकंड कॉइल के थ्रू जो पास करेंगी वो ज्यादा करेंगी, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा जितना ज्यादा पास रखेंगे, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ये नहीं होगा, क्यों, करंट पे डिपेंड करती है क्या, फॉर्मूले में कहीं हमें करंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। अब देखो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं पे भी थीटा नहीं दिख रहा होगा फॉर्मूले में। अगर हम एंगल चेंज करें या किसी एक पर्टिकुलर उस पर रोटेट करें तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑल्दो ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट होती है। ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंडेंट होती है, अगर आप परपेंडिकुलर रखोगे तो परपेंडिकुलर वाले सिनेरियो में बहुत मिनिमल फ्लक्स लिंकेज होता है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि हम एक उसके एक्सिस के अबाउट ही उसको रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आप 90 डिग्री पे नहीं रख रहे हो। यहाँ पे फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है जैसे अगर आपने दो सोलेनॉइड रखे, आपने क्या करा, एक सोलेनॉइड को इसके एक्सिस के अबाउट ही घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घूम वो उसी पर्टिकुलर एरिया में रहा है। तो जब वो उसी पर्टिकुलर एरिया में घूम रहा है तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी उसके थ्रू पास कर रही हैं वो भी फिक्स्ड रहेंगी, वो भी सेम ही रहेंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस जो उसके थ्रू पास कर रही है, जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी मतलब वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट ही होगा। डी ऑप्शन में क्या बोला है, सेम एज M21 ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के पहले ही बता दिया था, तो ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सर्कुलर कॉयल एक्सपैंड्स रेडियली इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपको बोला है एक ऐसे सर्कुलर कॉयल रखी थी, ये एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, इसका ये ऐसे इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, ऐसे एक्सपैंड हो गई। क्या बोला है,
एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 0 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा? द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉयल विल बी कांस्टेंट। जब तक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स कैसे निकालते हैं? बी डॉट ए से, बी डॉट ए इज बी ए कॉस थीटा, यानी कि सारी चीजें फिक्स्ड होंगी। क्या बोला है? दिस कैन बी बिकॉज, अगेन पॉसिबल रीजंस बताने हैं कि ये चीज आपको क्यों दिख रही होगी। तो पहले ऑप्शन क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती तो एक बात याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती बट एरिया बढ़ रहा है, क्वेश्चन में देखो इसका मतलब बी ए कॉस थीटा, ए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कॉयल एक्सपैंड हुई है, हमें क्वेश्चन में पहले बता दिया ए इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास, हमारे हाथ में दो वेरिएबल हैं, एक डी और एक थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट कर दी, एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था, बट कॉयल के अंदर क्या बोला है? ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, कॉयल एक्सपैंड कर रही थी, इसका मतलब फील्ड कांस्टेंट नहीं हो सकती। सेकंड में क्या बोला है? फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉयल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। फील्ड अगर सेम प्लेन में होगी, मान लो अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई है, फील्ड अगर इसी प्लेन में है जिस प्लेन में कॉयल रखी है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो एरिया वेक्टर कैसे है? मतलब आपके इसको ऐसे इमेजिन करो, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 कितना होता है? 0। तो अगेन आपका जो बी डॉट ए है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? 0। हमें डॉट प्रोडक्ट 0 रखना है, यानी कि फ्लक्स 0 होगा तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। सी में क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर, the magnetic field has a perpendicular to the plane of the coil component whose magnitude is decreasing suitably। इसमें देखो फायदा क्या होगा, हमने बोला फील्ड का एक परपेंडिकुलर टू द कॉयल ऑफ द प्लेन एक कंपोनेंट है, मतलब फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल था, वो भी मतलब फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, एंगल कितना हो गया इसकी वजह से? थीटा 0। फील्ड जो बाकी फील्ड के कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लेन के कॉयल के प्लेन में होंगे, उनकी वजह से तो कंट्रीब्यूशन 0 होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे एरिया वेक्टर के। सिर्फ फील्ड का जो कंपोनेंट एरिया के पैरेलल है, थीटा 0, cos थीटा 0, मतलब थीटा 0 तो cos थीटा cos 0 1, यानी कि ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा जो पैरेलल है। ये कंपोनेंट आप बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अगर ये कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ऐसा हो सकता है ना, क्वांटिटी पॉसिबली कांस्टेंट रहे कि एरिया आपको बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, एरिया बढ़ रहा है, फील्ड कम हो रही है, तो बी और बी इंटू ए जो प्रोडक्ट है इनका वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या बोला है? देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन। अब गड़बड़ क्या होगी? अगर ये चीज कांस्टेंट है परपेंडिकुलर, कॉस थीटा तो यहाँ पे 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया आपका? सिंपली b इंटू ए। अब एरिया बढ़ रहा है, फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट हो गई, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ना चाहिए था, बट फ्लक्स बढ़ सकता नहीं है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। तो डी आंसर करेक्ट नहीं होगा, डी ऑप्शन। यहां पर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को एक बहुत अच्छा रिवीजन मिला होगा, कंप्लीट चैप्टर का एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वन शॉट वीडियोस। हम लोग वन शॉट वीडियोस एंड जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हैं उनके ऊपर वीडियोज भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th as well as for class 12th. So stay tuned to the channel for more such videos and more such updates. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.